गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का हाल से सामाजिक विज्ञान का बोर्ड का मॉडल पेपर आपको हल करा रहे हैं। हम इसको ध्यान से देखें। समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 80। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामांक अनिवार्य रूप से लिख लें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ए भाग वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया इतिहास के अध्ययन हेतु। दूसरा, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। तीसरा, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। चौथा, पर्यटन का अर्थ है भ्रमण हेतु जाना। पांचवा, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है कानून बनाना, कानून लागू करना, जनचेतना, उपरोक्त सभी अर्थात उपरोक्त सभी। छठा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। आप इस टाइप से उनके एक सारणी बनाकर लिख सकते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। भारत स्वतंत्रता, घुमंतु क्रशु, प्राच्यवादी शिक्षा और बाल विवाह। भारत स्वतंत्रता 1947 में हुई। घुमंतु कृषि, काटो और जलाओ। प्राच्यवादी शिक्षा, संस्कृत भाषा। बाल विवाह, कानूनी अपराध। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 3, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। चौथा, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है। जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। छठा, आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी है, ये जंगलों में निवास करते थे। 7, जनसंख्या वितरण को भौगोलिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न खंड 6। 8, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? उत्तर, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से सन 1757 में हुआ था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई। दूसरा, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? उत्तर, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां निम्न थी। 1, झूम कृषि, घुमंतु खेती, पेड़ों को काटकर जलाकर खेती तैयार करते थे। दूसरा, पशुपालन व शिकार करना, वन्य उत्पादों को बेचना। प्रश्न 9, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के प्रमुख थे वारेन हेस्टिंग्स, जॉन एथन डंकन, लॉर्ड मिंटो, हेनरी थॉमस, कोलब्रुक आदि। दूसरा, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, विशेषताएं: पहली, भारतीय कपास अच्छी किस्म की होने के कारण सूती वस्त्रों की गुणवत्ता श्रेष्ठ थी। दूसरा, आकर्षक फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे बारीक रेशे और सस्ती कीमत के कारण 17वीं शताब्दी के सूती वस्त्रों की भारी मांग थी। प्रश्न 10, पहला, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? उत्तर, 1, कंपनी की राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। दूसरा, राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष। तीसरा, सामान्य जनता की अंग्रेजी विरोधी भावना। चौथा, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। पांचवा, सामंतों की विरोधी मनोदशा।
दूसरा, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? उत्तर, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के कारण जमींदार राजस्व संग्राहक बनने लगे और उन्होंने भूमि सुधारों पर ध्यान देना छोड़ दिया। दूसरी तरफ भू राजस्व की दरें अधिक होने के कारण यदि कोई जमींदार उन्हें चुका पाने में असमर्थ होता था तो उसकी ज़मीन को अंग्रेज उनसे छीनकर किसी दूसरे को बेच दिया करते थे। इन्हीं कारणों से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली असफल हो गई थी। प्रश्न 11, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। दो दो और 3 नंबर के उत्तर, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ये संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अर्थात ये असमाप्य हैं। ये संसाधन पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाते। इनका उपयोग अभी कुछ ही समय पूर्व आरंभ हुआ है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। कृषि से आय क्या आप समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताइए। उत्तर, कृषि मानव के जीवन यापन हेतु प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत फसलों, फलों, फूलों, चारा आदि का उत्पादन और पशुपालन को शामिल किया जाता है। कृषि से प्राप्त दो उत्पादन हैं अनाज का उत्पादन और सब्जी का उत्पादन। प्रश्न 13, उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, उद्योग की अवस्थिति की प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम, शक्ति के पर्याप्त साधन, पूंजी की उपलब्धता, परिवहन के साधनों की सुलभता, बाजार आदि। प्रश्न 14, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, सरकार द्वारा संचालित दो कृषि योजनाओं के निम्नलिखित नाम हैं। पहला, कृषि कल्याण कोष। इस योजना का उद्देश्य किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करवाना है। दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य है। दूसरा है राजस्थान के प्रमुख बृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। उत्तर, एक, सूती वस्त्र उद्योग। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के व्यावर में 1889 में स्थापित की गई। दूसरा, सीमेंट उद्योग। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। इसके अतिरिक्त शक्कर उद्योग, कांच उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, नमक उद्योग आदि हैं। प्रश्न 15, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे? उत्तर, दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयों में भी बनाई जाती थी जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये पारिका कही जाती थी। ये पारिक दुर्ग कहे जाते थे। दूसरा, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है। कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो वहीं जैसलमेर राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी राजस्थान में केवल भौगोलिक परिस्थितियां और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। प्रश्न 16, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? 1.5 नंबर के दो प्रश्न हैं।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी देश में सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति प्रदान करना। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, अर्थात धार्मिक आधार पर वर्चस्व खत्म होना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वह न्यायपालिका जिसके कार्यों में विधायिका, कार्यपालिका या सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। इस प्रकार की न्यायपालिका की शक्तियां सीधे संविधान से ही प्राप्त होती हैं। 17.1 सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, सरकार कानून बनाकर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है। इसके लिए इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा उदाहरण देखो। एक तो शोषण से मुक्ति का अधिकार है। मजदूर यूनियन अर्थात संगठन बनाने से संबंधित कानून है। दूसरा प्रश्न, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई 2 सुविधाएं बताइए। उत्तर, जन सुविधाओं का संबंध नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं से होता है जो कि जीवन हेतु बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि सुविधाएं सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। प्रश्न 18, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? उत्तर, कई बार संसद ऐसे कानून पारित कर देती है जो अलोकप्रिय साबित होते हैं। ऐसे कानूनों के संदर्भ में जनता उनकी आलोचना करके तथा उनके खिलाफ जनसभाएं आयोजित करके सरकार पर दबाव बना सकती है। दूसरा, सेकंड, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, लोकतंत्र में संसद की भूमिका भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति व 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। संसद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करने में, सरकार को नियंत्रित करने व मार्गदर्शन देने, कानून बनाने का कार्य करती है। प्रश्न 19, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। एक तो कोटा है, डूंगरपुर है, सीकर है। ये तो सीकर है। ये देखो जैसलमेर है, वो बीकानेर, जैसलमेर, ये डूंगरपुर हो गया और ये कोटा हो गया। कोटा, सीकर और डूंगरपुर, इन 3 पर फोकस रखें। 3 नंबर के खंड है, 6 नंबर के हैं ये, 6 नंबर के। आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए अथवा 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 19वीं सदी के क्रांतिकारियों में से एक थे। आउवा ठिकाने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जोधपुर राज्य व अंग्रेजों की सम्मिलित सेना को हराया था। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आउवा, असोपा, आलियानवास, लांबिया, गूलर, रूडावास परगणों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हिंग कोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह को संयुक्त रूप सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन के बीच चेलाबास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोकमेसन का सिर काटकर आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। इस पराजय का बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स ने एक सेना के साथ प्रस्थान किया और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आउवा पर आक्रमण कर दिया। 15 दिन के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने आउवा का अधिकार कर लिया। 1857 के विरोधों की असफलता के प्रमुख कारण लिखिए। पहला, समय से पहले शुरुआती।
1857 की क्रांति योजनानुसार मई 1857 में शुरू होनी थी, जो कि चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोगों की घटना के कारण समय से पूर्व मार्च 1857 में प्रारंभ हो गई, जिसके कारण सभी प्रमुख स्थानों पर क्रांति एक साथ प्रारंभ न हो पाने के कारण अंग्रेज द्वारा कुचल दी गई। दूसरा, संगठन का अभाव। इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि 1857 की क्रांति की चिन्हकारियाँ लगभग सभी भारतीय भागों पर पहुंची, लेकिन संगठन के अभाव के कारण यह संपूर्ण देश में नहीं हुई। तीसरा, नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति के विद्रोही सैनिकों के पास बहादुर शाह का पुत्र मिर्जा मुगल सेनापति था, जिसमें किसी प्रकार की सैनिक प्रतिभा नहीं थी। 1857 की क्रांति के विद्रोहियों में केवल तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुमार सिंह ही योग्य सेनानी थे, अतः विद्रोहियों की बिखरी हुई शक्ति का अंग्रेजों ने कुछ ही समय में नष्ट कर दिया गया। 4, उद्देश्य का अभाव पाना। क्रांतिकारी कोई एक निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं लड़े, बल्कि इसका साथ देने वाले शासक और जमींदार अपने अपने अलग अलग निजी स्वार्थों के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा मदद मिलना, अंग्रेजों के पास यातायात व संचार के साधनों की उत्तम व्यवस्था, क्रांतिकारियों पर आधुनिक अधिकारों का अभाव आदि कारण मुख्य थे। प्रश्न 21, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। अथवा न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं? पहले, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। उत्तर, अपराध की जांच में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी अपराधी के बारे में किसी शिकायत की जांच करना, गवाहों के बयान दर्ज करना, अदालत में आरोप पत्र दाखिल करना पुलिस के कार्य होते हैं। पुलिस को सदैव कानून के तहत व मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए जांच करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच प्रारंभ होती है। वे गवाहों के बयान दर्ज करती है तथा सबूत एकत्रित करती है। यदि पुलिस ये समझती है कि आरोपी वास्तव में दोषी है, तो वे उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। अथवा न्याय प्रणाली निष्पक्ष सुनवाई। अपराध की प्रथम सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसे एफआईआर कहते हैं। अपराध सिद्ध करना न्यायालय का काम होता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रत्येक नागरिक को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मुकदमे की पैरवी करने वाले अधिवक्ता कहलाते हैं। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील व न्यायाधीश अधिकाधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। जब किसी वाद का निस्तारण करने से पूर्व उनके साक्ष्यों, गवाहों और सबूत तथा वकीलों की दलीलों को सुनकर बिना भेदभाव उपयुक्त निर्णय किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष सुनवाई कहलाती है। 22वां, मुद्रा संरक्षण के उपाय बताइए अथवा वनों से क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये भी 6 नंबर का है। उत्तर, मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। 1, मंच बनाना। इस विधि के अंतर्गत पौधे के बीच अनावृतित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इस विधि से मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। दूसरा, वेदी का कार्य। इस विधि के अंतर्गत चौड़े समतल सोपान और वेदी का तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रभाव व मृदा अपरदन कम होता है। तीसरा, समोच्च रेखीय जुताई। इस विधि के अंतर्गत एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए ढके प्राकृतिक आवरणों का निर्माण करती है। 14, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास व मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल को भरण करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। 5वां, रक्षक मेखलाएं। इस विधि के अंतर्गत तटीय प्रदेश व शुष्क प्रदेशों में वायु की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा अपरदन को बचाया सके, आवरण को
बचाया जा सके। छठा, बीज की फसल उगाना। मृदा संरक्षण की इस विधि के अंतर्गत वर्षा दोहन से मृदा को संरक्षित रखने के लिए अल्प उगान समय तक पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में लगाई जाती है। 7, चट्टान बांध का निर्माण। इस प्रकार के बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं। अथवा वाले इसको वन संसाधनों के प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। 1, वनों से हमें जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। दूसरा, वन उत्पाद जैसे लाख, गोंद, रबर, कत्था, जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त होती हैं। तीसरा, वनों से हमें उद्योग हेतु कच्चे मालों की प्राप्ति वनों से होती है, जैसे कागज उद्योग, माचिस उद्योग आदि। चौथा, वन मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। 5वां, पशुओं के लिए चारा वनों से उपलब्ध होता है। 6, पारंपरिक संतुलन बनाए रखने से वन सहायक होते हैं। 7वां, वन्य जीव जंतुओं के आश्रय स्थल के रूप में वन अपना योगदान देते हैं। 8वां, इन सब के अतिरिक्त वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। प्रश्न 23, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। 6 नंबर का है। अथवा इसको नहीं करते हो तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो उत्तर, जन राष्ट्रवाद इसका 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक के कुछ खास व्यावसायिक समूह भी इसमें सक्रिय समर्थन देने लगे। पहले विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इन खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। युद्धों ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। इन कारणों से जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अथवा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विशेष योगदान रहा। गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते ही स्थानीय कुरीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में लोगों की जन समस्याओं के निदान हेतु प्रयास किए। इसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया। खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ देकर हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ाने का प्रयास किया। असहयोग आंदोलन चलाकर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ने का कार्य किया। इसके कारण ही स्वदेशी को बढ़ावा मिला। इनके अहिंसक आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त कर हर जगह लोगों द्वारा अंग्रेजों का विरोध प्रबल होता गया, जो स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों ने एकाधिकार को चुनौती दी। इन्होंने अमीर गरीब और ऊंच नीच छुआछूत को दूर कर समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। अहिंसा रूपी कर्म के द्वारा इन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर विवश कर दिया। इस प्रकार का योगदान अतुलनीय रहा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।